हो गया। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्णमाला का समग्र अध्ययन। वर्णमाला के समग्र अध्ययन के अंतर्गत हम जितने भी वर्णमाला से संबंधित जो भी पहलू हैं उन सबको काफ़ी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें मैंने देखो ये इंडेक्स बनाया है। इस इंडेक्स में सबसे पहले वर्ड का नाम रखना है हमें। वर्ड जितने भी प्रकार के होते हैं उनका अध्ययन करना होगा। उसके साथ साथ क्या होता है, उनके जो प्रकार हैं, अंगोष है। अब अंगोष कौन कौन से होते हैं या संगोष कौन कौन से होते हैं, उसके साथ साथ अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, महाप्राण और स्वर घोष जो भी होते हैं उन सबको हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, हम लोगों ने जब वर्णमाला अध्ययन किया था तो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था। और स्पर्श व्यंजन के जितने भी भाग थे, कितने भाग थे, 5 भाग थे। पाँचों में मैंने आपको बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इनके अलग अलग नाम दिए गए थे। जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे सामने सबसे पहला जो नाम आया था वो आया था कंठ। क्या आया था, कंठ, यानी कंठ है वर्ड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हमें सबको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है, जिसमें स्वर भी आने वाला है, जिसमें अल्प प्राण महाप्राण सभी आने वाले हैं। तो कंठ ध्वनि कौन कौन सी है हम उसको जान लेते हैं। कंठ ध्वनि वाला, तो कंठ यानी नाम आ रहा है वर्ड का, तो कंठ ध्वनि के अंतर्गत देखेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है क वर्ग का। किसका आता है, क, यानी व्यंजन में क वर्ग का आता है। तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। लेकिन मैंने आपको ये भी स्पष्ट कराया था कि ये स्पर्श के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो स्वर हैं और स्वर होने के बावजूद भी वो कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किए थे कि जो स्वर होते हैं, मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये मुख होता है और यहाँ से क्या होता है, कंठ प्रारंभ होता है। और जब कंठ यहाँ से प्रारंभ होता है तो मतलब ये था कि वर्णमाला जहाँ से प्रारंभ होती है, तो वर्णमाला कहाँ से प्रारंभ होती है, आ से। तो जो आ वाला जो वर्ड थे वो क्या होते थे यहाँ पर, वो जो होते थे वो होते स्वर घोष। मतलब यह हुआ कि इसमें स्वर कंठ ध्वनि जो है वो कौन कौन से हैं, आ है। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, क जो है वो क्या है, कंठ है, और बाकी सभी जितने भी कंठ ही के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें कंडीशन क्या दी गई टेबल में कि जो अंगोष ध्वनि है, अंगोष कौन कौन से हैं, क और ख दोनों हैं। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि अल्प प्राण कौन सा है, तो क भी है और महाप्राण कौन सा है, ख है। अब इसके तो कई नाम आ गए। कितने नाम आ रहे हैं, एक बढ़ के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क क्या क्या है। तो क क्या है, क जो है वो ध्वनि कैसी है, अंगोष ध्वनि है। क कैसी है, अंगोष ध्वनि है। क कैसी ध्वनि है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। और क कैसी ध्वनि है, कंठ है। क्या है, कंठ है। और क कैसी ध्वनि है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ये सभी इतना नाम किसी एक वर्ड के होते हैं। जब तुम्हें ये सभी एक टेबल में आपको आसानी से समझने के लिए मिल रहे हैं तो उसको आप समझो और उसको देखो कि कौन सा किस वर्ग में आ रहा है। तो देख सकते हैं हम कंठ के अंतर्गत ये आ रहा है। उसके बावजूद हमने क्या किया है, जो आ है इसको भी हमने यहीं पर सम्मिलित कर लिया है और कह दिया है कि जो ये वाला जो वर्ड है वो किस में आ रहा है, कंठ में आ रहा है। जो स्वर होने के बावजूद भी क्या है, कंठ में बनना है। तो आप कर सकते हो इसको ऐसे बना लेना और आगे लिखते चलिए जाइए और इंडेक्स को कंप्लीट करते चलिए जाइए। ठीक है, ये कंठ हो गई। कंठ के बाद में नेक्स्ट ध्वनि हमारे सामने जो आती है वो आती है तालु या तालव्य, है ना, तालु या तालव्य। जो तालव्य या तालु वर्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारा च वर्ग वाला वर्ड जो स्पर्श व्यंजन का रहता है, च वर्ग, तो हम कहते हैं च, छ, ज, झ, या। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पर ये रहती है कि तालव्य जो वर्ड हैं वो तो हमारे व्यंजन तो 5 ये हो गए हमारे, हमको दिख रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से वर्ड हैं जो स्वर हैं और वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये कंठ होता है, मान लीजिएगा, और कंठ के बाद में जब प्रारंभ होता है वो क्या होता है, तालु होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो वर्णमाला होती है वो आ और ई। तो वर्णमाला में सबसे पहला ये प्रारंभ होता है, सबसे पहला हमने यहाँ से दे दिया इसको। और दूसरे पे कौन प्रारंभ होता है, तालु। तो तालु जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, ए। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वर्ड होंगे वो कैसे होंगे, ए होंगे। यानी कि अब यहाँ पर देखो, मैंने आपसे बोला कि झ ध्वनि है, झ ध्वनि है, कैसी है, संगोष है,
महाप्राण है और क्या है, तालु है, स्पर्श है, स्पर्श भी तो आई आएगी। तो एक ध्वनि के कई सारे नाम हैं जो कि हम एक इंडेक्स में इसे पूरा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी जो नाम हैं वो किसके आ रहे हैं, वो प्रत्येक ध्वनि के बहुत सारे नाम आ रहे हैं जिसमें एग्जाम में पूछता भी है वो। ठीक है, इसे आप लिख लेना, तालु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तालु के बाद में हमारे सामने जो नेक्स्ट हमारा कंठ आता है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला जो सिरा होता है, ये मतलब हमारे मुख का अंदर का जो होता है, जीभ के ठीक ऊपर जो होता है वो कहता है मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मूर्धन्य जो वर्ड होते हैं या मूर्धन्य जो ध्वनि होती है वो कौन कौन सी होती है। तो आप कर सकते हो नेक्स्ट मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य वर्ड, यानी वर्ड का नाम क्या है, मूर्धन्य है। अब मूर्धन्य के अंतर्गत तुम देखोगे तो हमारे सामने जो आता है वो क्या आता है, ट आता है, यानी ट वर्ग। ट वर्ग कंप्लीट जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं ट, ठ, ड, ढ और अणा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये मूर्धन्य वर्ड के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अब हमारे सामने समस्या ये रहती है कि हमारे सामने जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 11 है। स्वरों की संख्या कितनी, 11 है। तो 11 में से हमने 4 तो अध्ययन कर लिए कि 4, एक तो कंठ में आ गया, एक तालु में आ गया, लेकिन इसके अलावा वो ऊ है, उसके बाद में क्या है, री है, उसके बाद में क्या आता है, री आता है, और री के बाद में ए आई और ओ औ आता है। तो आप समझिए यहाँ पर जब हमने यहाँ से प्रारंभ पहला तो कंठ भी पहला था, दूसरा तालु था, तीसरा क्या है, मूर्धा है, और तीसरा मूर्धा कर दिया, ये तीसरा मूर्धा है। चौथा यहाँ पर क्या है, दंत है, क्या है, दंत है, और पांचवा यहाँ पर क्या आता है, होठ आते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। यानी 5 होते थे, तो दंत वाला चौथा हो गया, पांचवा क्या हुआ, ओष्ठ हो गया। हमारी वर्णमाला यहाँ से प्रारंभ हो रही है आ से, तो पहला, दूसरा, अब तीसरे पर ये आना चाहिए था। तो तीसरे पर यहाँ पर क्या आ रहा है, जो ओ होता है वो हम सीधे सीधे स्पष्ट दिख रहा है कि उ होठ के बिना बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उ होता है वो यहाँ पर अपवाद में रहेगा, वो कहाँ आ जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा सीधा। किस में आ जाएगा, ओष्ठ में। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब भी हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उ जो है वो किस में आने वाला है, ओष्ठ में आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले के बाद दूसरे पे है, दूसरे बाद तीसरे पर ना करके सीधा किस पर आना है, 5वें नंबर पर आना है। और 5वें पर उ आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूर्धन्य में जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आप देख सकते हो, मूर्धन्य में आ रहा है क्या, री। यानी कि मूर्धन्य में जो भी वर्ड आएगा स्वर घोष में वो क्या आएगा, री आएगा। तो री कैसी ध्वनि है, मूर्धा है। री कैसी ध्वनि है, मूर्धा है। अब स्पष्ट देखो, मैंने आपसे बोला कि ठ क्या है, महाप्राण है, अंघोष है, स्पर्श व्यंजन में मूर्धन्य है। ठीक है, हो जाएगा स्पष्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने ध्वनि आती है, नेक्स्ट ध्वनि आती है दंत है। क्या आता है, दंत है, दंत वर्ड। अब दंत वर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास में कौन सा दंत आएगा, त वर्ग वाला। कौन सा आएगा, त वर्ग वाला। यानी त वर्ग वाले में टोटल यानी स्पर्श में 5 होते हैं, तो त, थ, द, ध और न। अब समस्या यह रहती है कि स्वर कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत। तो दंत के अंतर्गत जो स्वर होते हैं, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो दंत के माध्यम से बोला जा रहा हो। ठीक है, तो दंत में जो होता है स्वर जो होता है वो एक भी नहीं होता, स्वर दंत ध्वनि नहीं है। लेकिन बाकी जो व्यंजन है वो आपके दंत ध्वनि है। तो एक भी स्वर क्या है, दंत ध्वनि के अंतर्गत नहीं आएगा, एक भी दंत ध्वनि के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट समझे तो हमारे सामने आता है जो स्पर्श व्यंजन का नेक्स्ट प्रकार रहता है वो रहता है ओष्ठ व्यंजन या ओष्ठ वर्ड। ओष्ठ है, ठीक है। अब ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत देखें तो प वर्ग वाला जो भी होता है वो पूरा हमें करना होगा। तो प वर्ग में कौन कौन सा हो जाता है, प, फ, ब, भ और म। ये क्या है, सभी देखो प वर्ग में जितने भी हैं ओष्ठ है ध्वनि वो सभी बिगर होठ के बोले नहीं जाएंगे। अगर होठ कट जाएं तो ये बोल नहीं सकते हो, है ना। हमें ये देख सकते हैं कि ये ध्वनि ऐसी हैं जो ओष्ठ हैं और ओष्ठ ध्वनि है। तो हम देख सकते हैं, मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो उ है वो क्या है, ओष्ठ है। तो स्वरों में ओष्ठ कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उ। कौन सा हो जाएगा, उ हो जाएगा। इतना आपको स्पष्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो ओष्ठ ध्वनि है वो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी।
ठीक है, तो देखो क्रमानुसार हमने अध्ययन किया। कंठ है, तालु, मूर्धा और दंत है और ओष्ठ है। दंत में कोई भी स्वर नहीं है लेकिन व्यंजन है। ओष्ठ में स्वर है, केवल दंत में नहीं है। बाकी आप देख सकते हो कि इतना देखो 2500 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 11 हमारे पास में क्या होते हैं, स्वर होते हैं। 11 में से हमने स्वर जो अध्ययन कर लिए वो कितने कर लिए, 2, 4 यानी 5 यानी 7। कितने कर लिए, 7 कर लिए। अब बाकी बचे कितने स्वर हमारे पास, बाकी हमारे पास बचे 4। तो हम देख सकते हैं इतनी इंडेक्स से जितने भी वर्डों के प्रकार होते हैं उसमें से हमने कितने वर्ड अध्ययन कर लिए, 32 कर लिए। कितने कर लिए, 32। अब इसके अलावा हमारे सामने क्या है, स्वर भी होते हैं जो कि ए आई है और ओ औ है। तो समस्या यह रहती है कि ए आई और ओ औ को कहाँ रखें। एक तो क्या है, ए और आई है, एक है ओ और औ। तो आप देख सकते हो जो ए होता है, ए जो बना होता है वो किससे बना होता है, ई या ई के बाद में, यानी कि नहीं ऐसे कर लेना, अ और आ के बाद में क्या आता है, ए या ई आता है। तो जो आ है, आ ध्वनि क्या है, कंठ है, और ई ध्वनि है वो क्या है, तालव्य है। यानी ई ध्वनि कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो ये क्या है, तालव्य है। तो हमें क्या कहते हैं, कंठ तालु है ना, कंठ तालव्य। जो ध्वनि है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए आई। कौन सी हो जाएगी, ए आई, यानी कंठ तालव्य ध्वनि। तो हम कंठ तालव्य ध्वनि यहाँ पर लिखा तो है नहीं हमने स्पष्ट रूप से, तो हम आगे इंडेक्स बनाते चले जा रहे हैं, फिर वहाँ पढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, आप कर लीजिएगा। अब ऐसा कर लो, इसमें ये कर लीजिएगा, बर्तस्य कर लो, बर्तस्य ध्वनि। ठीक है, बर्तस्य ध्वनि, बर्तस्य जो वर्ड है वो कौन कौन से हैं। तो देखो बर्तस्य वर्ड के अंतर्गत तुम देखोगे तो हमारे सामने जो ध्वनि आने वाली है वो आने वाली है, देखो अंगोश है ना, अंगोश है और महाप्राण है, जो क्या है, स है। क्या है, स। यानी यहाँ पर एक ही वर्ड नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आ जाएगा स। ठीक है, और इसके अतिरिक्त र और ल, जो कि संगोश में है, र और ल। तीसरे में आ जाएंगे र और र, बर्तस्य ध्वनि के अंतर्गत। बर्तस्य ध्वनि का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो दंत होता है और मसूड़ा होता है, इन दोनों के संयोग से जो ध्वनि बोलती है उसे बर्तस्य कहते हैं। तो इसमें कौन सी ध्वनि है, स र ल, स र ल। बाकी क्या है, बाकी इसमें ये एक भी नहीं बोला जाएगा, यानी खाली रहेंगे। ठीक है, बर्तस्य ध्वनि के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ के अंतर्गत तुम देखोगे तो हमारे सामने तीसरा, यानी संघोष में आ जाएगा तीसरा, संघोष में तीसरा अल्पप्राण, यानी कि वह क्या हो जाएगा, बाकी ये सभी क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। चूंकि दंत कोई हमारा स्वर है नहीं है, और व्यंजन में भी दंतोष्ठ जो है वो केवल एक ही है, वो कौन सा है, वह है दंतोष्ठ जो है कौन सा है, वह है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे सामने ये आता है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे सामने एक था अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो ये समस्या ये रहती है कि अंतस्थ व्यंजनों में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है अंतस्थ व्यंजनों में। तो अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत तुम देख सकते हो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, 4 है। कौन कौन से होते हैं, यर लव होते हैं, और एक होते हैं हमारे सामने ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं स और हा, ये रहते हैं। तो समस्या ये रहती है कि इसमें है ना, इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में मैं यहाँ अलग करा दे रहा हूँ यहाँ पर कि कौन सी ध्वनि किस में आएगी, है ना। तो मैं इधर करा दूँ इसको, इधर देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। यानी कंठ के अंतर्गत देखो तो हमारे सामने क्या है, ये 5 ले लेते हैं, इन 5 को। ठीक है, इन 5 में से क्या करना है, हमें केवल तालु को छोड़ना है ना, और तालु को छोड़ना है, और बाकी हमें लिख देना है कि जो यर लव है, यानी कि यह इसमें आता है, यानी यह कैसी ध्वनि है, तालु है, और र कैसी ध्वनि है,
मूर्धा है, और ल कैसी ध्वनि है? दंत है, और वह कैसी ध्वनि है? ओष्ठ है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको कि जो ऊष्म व्यंजन होंगे वो तालु कौन सा होगा? य होगा, और जो र होगा वो मूर्धन्य होगा, जो ल होगा वो दंत होगा, जो ओष्ठ होगा वो व होगा। तो तुम इसी को रिलेट करो, इसी में सारे वर्ड क्लियर करने हैं हमें, जितने भी आते हैं वो सारे के सारे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये आ जाएगा। तीसरा हमारे सामने क्या आ रहा है? ऊष्म व्यंजन आ रहा है। अब ऊष्म व्यंजन को तुम करोगे तो ये ऊष्म व्यंजन को हम यहीं पर रिलेट कर लेते हैं। ऊष्म व्यंजन को भी यहीं पर कर लो, ये हमने बना ली इंडेक्स। ऊष्म व्यंजन में क्या करना है? कंठे को छोड़ देना है, मतलब कंठे को तुम छोड़ोगे तो हमारे सामने क्या लगातार ये वर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन हा जो होता है वो कैसी ध्वनि है? कंठ है। कैसी ध्वनि है? कंठ है। और बाकी जितने स है, स कैसी ध्वनि है? सीटी वाला स जो होता है वो तालु है, और मूर्धन्य वाली जो ध्वनि होती है वो कौन सी है? स्र है, और जो दंता वाली ध्वनि होती है वो स है। तो ओष्ठ जो ध्वनि है वो खाली रहेगी किसमें? ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में कोई भी ऐसी ध्वनि नहीं है जो कि ओष्ठ हो। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे सामने मैंने 32 वर्ड आपको बता दिए टोटल, ठीक है। 32 में से हमारे सामने 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। टोटल कितने बैठ रहे हैं हमारे सामने? यानी कि 40 वर्ड हो गए। लेकिन हमें कितने लेकर के आने हैं? लगभग 52 वर्ड हैं। तो 52 वर्ड जितने भी उच्चारण के सहित होने हैं उनको हम क्लियर करना है सारा का सारा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो केवल जो मूल वर्ड है वो कितने हैं? 45 होते हैं, सभी को पता ही है ना। यानी कि 33 व्यंजन होते हैं मेरे ख्याल से, 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। तो टोटल जो बैठ रहा है कितना? 44 बैठ रहा है समथिंग। कितना बैठ रहा है? 44। तो हमें क्या करना? 44 वर्डों को इस इंडेक्स में समझना है जितना है, ठीक है। तो आगे समझिएगा। आगे कर लीजिएगा। एक हमारे सामने उच्छिप्त। ये क्या आता है? उच्छिप्त। आप डालेंगे उच्छिप्त व्यंजन। और उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं वो किस में आएंगे? उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन के अंदर कर लेना, यानी उच्छिप्त में जिस प्रकार से ड और ढ आ रहा है, मतलब ये वाले ड और ढ आ रहे हैं। उच्छिप्त में अंतर क्या होता है कि ड के नीचे क्या होगी? बिंदी होती है, और ढ के नीचे क्या होता है? बिंदी होती है। ये दोनों किस में आएंगे? एक तो महाप्राण में आता है, एक अल्पप्राण में आता है। लेकिन दोनों कैसे हैं? संघोष हैं। दोनों कैसे ध्वनि है? संघोष ध्वनि है। और दोनों किस में आ रहे हैं? अल्पप्राण महाप्राण में आ रहा है कौन सी ध्वनि? उच्छिप्त है। तो हम ये देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसको किस में रख देना है? मूर्धन्य में रख देना है। किस में आ रहा है? उच्छिप्त में। इसका अलग इंडेक्स बनना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेना। बाकी खाली रहेंगे, बाकी ये खाली रहेंगे। इसमें उच्छिप्त और कोई व्यंजन नहीं है, ना ही कोई वर्ड है। उच्छिप्त में कोई और अन्य ध्वनि नहीं होगी, केवल 2 ही ध्वनि है जो आपके सामने लिखी हुई है, ड और ढ। कौन से वाले? उच्छिप्त वैसे देखा जाता है मूर्धन्य से बोले जाएंगे, ठीक है। किसे बोले? मूर्धन्य से। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि केवल इनका स्पष्ट अलग दिख रहा है, अलग है ना इनका। लेकिन आपके सामने ये क्या दिख रहा है? केवल हमने किसके लिए अध्ययन कर रहे हैं? संघोष वर्ड हैं दोनों, लेकिन कैसे? अल्पप्राण है, एक महाप्राण है, ठीक है। इतना आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। नेक्स्ट कर लीजिएगा। कौन से वाले? हाँ, ये अब इनको देखो। अब इनमें देखोगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ये तो कि यर अलव है, वो कैसी ध्वनि है? यर अलव जो ध्वनि है वो कैसी है? अल्पप्राण है। कैसी है? अल्पप्राण। और जो स स स है और ह है, तो केवल ह को छोड़ देना है। स स स जो है वो कैसी ध्वनि है? वो ध्वनि है आपकी महाप्राण। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मतलब देखो इंडेक्स में तुम्हें ये नहीं बताया था, एक बार हम स्पष्ट कर लेते हैं इसको भी। आप लोगों को ये बताया गया था, देखो मैंने आपको ये बताया था ध्वनि के अंतर्गत। एक तो हमारे सामने क्या था? अंगोष था, ठीक है। एक था संघोष, ठीक है। और एक नीचे मैंने आपको दिया था महाप्राण। अल्पप्राण कर लो पहले, अल्पप्राण। और एक था महाप्राण, ठीक है, महाप्राण। अब देखो जो संघोष अंघोष वाले वर्ड थे वो कौन से थे? अंघोष में मैंने आपको बताया था पहला और दूसरा। ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर है पहला और दूसरा। संघोष में क्या था? तीसरा, चौथा और पांचवा।
अब समस्या ये रहती है हमारे सामने कि जो अल्प प्राण है वो कहाँ पर है। तो अल्प प्राण देखना, एक यानी पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। तो महाप्राण कौन सा होता था? महाप्राण होता था दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये महाप्राण होते थे। इतना हमारे समझ में आ रहा था। लेकिन हमारे सामने एक स्पष्ट ये हो रहा था कि जो अंतस्थ ध्वनि है और जो ऊष्म ध्वनि है इसको हम कहाँ पर रखें। तो मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ ध्वनि जो होती है वो कौन सी होती है? यर, ल और व होती है, जो कि अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। ऐसा बताया गया था, यर, ल, व। जो यर, ल, व होती है अगर अल्प प्राण में आ रही है तो ये निश्चित है कि इसका कॉन्जुगेटिव गुणा कर दो आप, ये किस में आएगी? संघोष में आएगी। तो मैंने आपको बोला था कि यर, ल जो ध्वनि होती है वो अंघोष है कि संघोष है? तो वो कैसी ध्वनि है? संघोष है। कैसी है? संघोष होती है। एक हमारे सामने समस्या ये रहती थी कि जो ऊष्म व्यंजन होता था वो कैसी ध्वनि होती है? तो ऊष्म व्यंजन जो होती थी स और स, ये जो ध्वनि थी वो कैसी थी? महाप्राण थी। लेकिन मैंने आपको हाँ नहीं बताया था। अब स जब इसमें आ रहा था तो इसका हम क्या करेंगे? ये अंघोष में आ जाएगा। किस में आएगा? स और स, ये कैसी ध्वनि होगी? अंघोष में होगी। अब यह समस्या ये रहती थी कि हा को किस में रखें। तो हा कैसी ध्वनि है? हा जो है वो इन दोनों में आती थी, जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि हा है, यानी हा महाप्राण भी रहेगा और संघोष रहेगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेटिव गुणा करेंगे तो केवल ये तीन जो होंगे वो किधर आएंगे? इधर आएंगे। तो मैंने तुम्हें यही बताया था कि जो अंघोष व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। बताया था 13 कैसे हो रही है? हम सभी लोग जानते हैं कि पहला और दूसरा जो स्पर्श व्यंजन का वर्ण होता था, तो पहला दूसरा देखना, पहला और दूसरा, पहले में कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से दूसरे में भी कितने? 5 है। तो कितने हुए? 10 हुए। तो 10 और 3 ये हो गए, तो कितने हो गए? 13 हो गए। तो 13 क्या होती थी? अंघोष ध्वनि होती थी। जैसे ही हम संघोष पर आते थे तो मैंने बताया संघोष में कितने संघोष व्यंजनों की संख्या होती है? कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। कौन से वाले में? तो ये नहीं है, ये वाले ये भी तो रखे हैं इसी में, जो मतलब अल्प प्राण और महाप्राण में। आप ये देखो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अंतस्थ ध्वनि को कहाँ रखोगे? अल्प प्राण में कि महाप्राण में? तो स्पर्श व्यंजन में हमारे सामने जो महाप्राण और अल्प प्राण है, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है क्या नहीं है? उन 25 में से कौन से महाप्राण है और कौन से अल्प प्राण है, हमें यही तो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने बताया है कि जो अंघोष व्यंजन होते हैं उसमें पहला यानी स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग पूरा, यानी का जो नीचे तक आपका आता है, यानी का पूरा ये वाला, ठीक है। यानी कचट तप क्या होता है? कचट तप जो है पूरा क्या हो गया? 5 हो गए, यानी पा तक। उसके बाद दूसरा क्या है? ख छ ठ थ फ, ठीक है। ये सभी क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो अंघोष है वो क्या है? पहला और दूसरा है। लेकिन नीचे देखोगे तुम स हमारे सामने आ रहा है, तो हमारे सामने ये दुविधा रहती है कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं या अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन्हें हम अल्प प्राण में रखें कि महाप्राण में रखें, इन्हें संघोष कहें कि अंघोष कहें। तो इसके लिए मैंने क्या किया है? इसके लिए देखो आप, हमने क्या किया? इन चारों के साथ में पढ़ा, चारों में लिखा था पहला और दूसरा, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें स। तो 10 तो ये हो गए टोटल, और 3 ये हो गए, तो कितने हो गए? 13 हो गए। जब 13 अंघोष व्यंजनों की संख्या होती है तो इनका उल्टा कर देते हैं, यानी कि 3 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब 31 देखो कैसे होगा वो देख लीजिएगा। आपके में तीसरा चौथा पांचवा टोटल मिल रहा है। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरे का मतलब 5वां वर्ड, चौथा 5वां वर्ड, और 5वें का 5वां, तो कितने? 15 हो गए। वर्डों की संख्या कितनी हुई? 15। 15 के बाद में 4 ये हो गए, कितने हो गए? 19 हो गए, और एक हा हो गया, कितने हो गए? 20 हो गए, यानी कि 20। और बाकी जितने भी आपके स्वर होते हैं, कितने होते हैं स्वर? 11। तो स्वरों की संख्या इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल कितने बैठ जाएंगे? 31 बैठ जाएंगे। कितने बैठ जाएंगे? 31 बैठ जाएंगे, ठीक है। वीडियो बाद में देख लेना, वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, आप आराम से देख सकती हो, ठीक है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखो। अब हमारे सामने क्या? अल्प प्राण आ रहे हैं। अब अल्प प्राण में देखना, अब बात समस्या ये रहती है, अल्प प्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो देखना 15 तो ये हो गए, और 4 तो कितने हो रहे हैं? अल्प प्राण की संख्या, अल्प प्राण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 19 होते हैं। अल्प प्राण जो ध्वनि है वो कितनी संख्या है? यानी कि 19 है।
तो फिर महाप्राण में देखना, महाप्राण की जो ध्वनि की संख्या होगी कितनी होगी, 2 यानी 10 और ये कितना हो जाएगा 13 और एक हा भी है इसमें, क्या है हा। तो जो महाप्राण है उनकी संख्या कितनी होती है 14 होती है। हा को दोनों में मैंने देखो यहाँ पर नहीं रखा, चूंकि कौन जोड़ गुणा कर रहे हैं इधर जोड़ रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने अलग रख दिया इसको। अलग रख दिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका महाप्राण। तो महाप्राणों की संख्या कितनी है 14 है, अल्प प्राणों की संख्या कितनी है 19 है, अंगोष व्यंजनों की संख्या कितनी है 13 है और संगोष व्यंजनों की संख्या कितनी है 31 है। ऐसा आपको स्टडी करना है। बाकी इंडेक्स आपके सामने है तो आप देख सकते हो, कोई दुविधा हो तो बताओ कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मूल रूप से जो वर्णों की संख्या है वो इतनी रहती है, कुछ अतिरिक्त इसके अलावा और भी हैं तो वो आपको मैं अलग से कराऊंगा, अभी इतना आपको समझ लीजिए। स्पष्ट हो गया, ठीक है।